नमस्कार, मैं प्रोफेसर अंशु केडिया, लखनऊ के खुनखुंजी गर्ल्स पीजी कॉलेज चौक में इस समय प्रिंसिपल पोस्ट पर आसीन हूँ और समाजशास्त्र में मेरा अध्यापन का लगभग 18 साल का अनुभव है। समाजशास्त्र पद से ही, विषय से ही मुझे प्रोफेसर पद पे प्रोन्नति मिली है। आज ये मेरा ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से पहला लेक्चर है, यद्यपि विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन लेक्चर्स पहले भी दिए हुए हैं। और जो मुझे टॉपिक अलॉट किया गया है वह जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो इसको देख रहे होंगे या आगे भी देखेंगे, वह क्लासिकल थिंकर्स पर है। क्लासिकल थिंकर्स मार्क्स, वेबर, दरखाइम। और जब हम लोग मार्क्स अर्थात कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और कहीं कहीं दरखाइम को दरखाइम भी कहते हैं, दुर्खीम भी कहते हैं, इमाइल दरखाइम, एमिल दरखाइम, अलग अलग नाम से उनको हम लोग पुकारते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, क्योंकि ये विदेशी नाम है। उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अपने ढंग से करते हैं। जब हम लोग अपने उसको पढ़ रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, तो कहीं जो नाम को लेकर उस पर हम लोगों को बहुत नहीं जाना है, लेकिन हम लोगों को उनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे जो हम ये बताना चाह रहे हैं, ये तीनों थिंकर हैं और हमसे एक्सपेक्ट किया गया है जो ये समाजशास्त्र में यूनिट 10, 11, 12 इनको 2 लेक्चर्स में हमें समेटना है। यूनिट 10 बात करती है धर्म की, 11 बात करती है आर्थिकी की, और जो लास्ट यूनिट है वह भी धर्म, एकात्मकता और समाज, इन तीनों को लेके चलेगी। इन तीनों यूनिट को हमें 2 लेक्चर्स में समेटना है और अपने स्टूडेंट्स तक अधिक से अधिक वह इस दोनों लेक्चर्स के माध्यम से समझ सकें। ये जो तीनों थिंकर हैं इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाजशास्त्र की नींव है। अगर हम समाजशास्त्र को आगे पढ़ना है, समझना है, तो इनको हम समझे बिना पढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। इनका एक चश्मा है, इनका एक नजरिया है, वह हमें समझना बहुत जरूरी है। और जो कि हमें यूनिट दी गई है, इसमें हमें तीनों का कंपैरिजन कहा गया है, बताना है, तुलना बतानी है। धर्म को लेके, आर्थिकी को लेके, समाज के विभिन्न नजरिए में समाज को लेकर इन्होंने क्या कहा, तीनों का कंपैरिजन है। लेकिन जब हम तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें ये एश्योर होना चाहिए कि हम उनको बेसिक रूप से जान रहे हैं। अगर हम उनको बेसिक रूप से जान नहीं रहे हैं, उनके बारे में समझ नहीं रहे हैं, हमने पहले नहीं पढ़ा है, तो कंपैरिजन करना वास्तव में बहुत कठिन काम हो जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं, आप लोगों ने पूर्व के लेक्चर्स में इन लोगों के बारे में पहले से बहुत कुछ समझ रखा है, बहुत कुछ पढ़ रखा है। लेकिन अगर हम इनको आगे ले जाएंगे तो हमें आपको वो रिकॉल कराना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा कि कोई भी जो हम धर्म की पहली हमारे पास यूनिट है, वो धर्म जो उनके माइंड में है, धर्म की पे हमें जो बात इन्होंने रखी, चाहे वो इमाइल दरखाइम ने रखी, चाहे वेबर ने रखी, चाहे मार्क्स ने रखी, वो किसी शून्य में नहीं रखी होगी। कोई भी चिंतन, कोई भी विचार शून्य में नहीं आता है, हमें मान के चलना होगा। वो परिस्थितियां हैं, वह उस समय का समाज है, वह उस समय की आवश्यकता है जो चिंतकों के मन में आती है। विचार आता है कि ऐसा क्यों, हमें इस पे काम करने की जरूरत है, लोगों के बीच ले जाने की जरूरत है। तो वह धर्म, और जो बाद में हम आर्थिकी की बात करेंगे, वह उन सब परिस्थितियों की देन है। 3 मोटे तौर पे हमें उस समय के जो व्यवस्थाएं दिखती हैं, आंदोलन दिखते हैं, परिस्थितियां दिखती हैं, जो बाद के इन थिंकर्स में, सब क्लासिकल थिंकर हैं। जिस समय समाजशास्त्र एज ए ज्ञान की एक विषय के रूप में, शाखा के रूप में विकसित हो रहा है, शुरुआत हो रही है, विकसित तो नहीं, लेकिन शुरुआत हो रही है, वो शुरुआत के हमारे ये समाजशास्त्री हैं जिन्हें हम शास्त्रीय समाजशास्त्री कहते हैं। और यही लोग समाजशास्त्र को की एक जड़ के रूप में काम कर रहे हैं, जिसपे हमारे तने हैं, मतलब शाखाएं हैं, और समाजशास्त्र आगे बढ़ रहा है। ये हमारे नींव है। समाजशास्त्र को जन्म देने के साथ साथ उसको विकसित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए हमारा मानना है, इनको आपको अगर समाजशास्त्र को आगे भविष्य में पढ़ेंगे
तो इनको आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो आपका ज्ञान हमेशा कमजोर रहेगा, आप आगे समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी नींव ही खोखली हो जाएगी। तो इसीलिए जब हम इन थिंकर्स की बात कर रहे हैं और ये शुरुआत के हैं, इनके मन में धर्म पे विचार क्यों आए, आर्थिकी पे विचार क्यों आए, समाज एकात्मकता पे विचार आए, उसकी जड़ क्या थी, हमें उस पे चलना पड़ेगा। और उसको चलने के लिए हमें उन परिस्थितियों को देखना पड़ेगा जो यूरोप में उन दिनों घटित हो रही थी, क्योंकि ये हमारे जो भी थिंकर्स हैं तीनों, ये थिंकर यूरोप के हैं। इसमें कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर जर्मनी के हैं और एमाइल दर्कहाइम फ्रांस के हैं। फ्रांस, जहां पे फ्रांसीसी क्रांति हो रही है, 1789 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हो रही है। जब हम लोग कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, उनका पूरा पूंजीवाद का या धर्म पूंजीवाद को जोड़ के बात कर रहे, वो औद्योगिक क्रांति से निकल के आ रहा है। तो हमें तीन समझने की जरूरत है, उस समय यूरोप में क्या घटित हो रहा था। फ्रांसीसी क्रांति 1789, 1750 के आसपास का दौर औद्योगिक क्रांति, और एक पूरी ज्ञानोदय की श्रृंखला चली आ रही है जो कुस्तुनतुनिया पे तुर्कियों के आक्रमण से शुरू होती है और बाद में एक रिच साहित्य, रिच एक पूरा जो समाज का अध्ययन है, विभिन्न समाज शास्त्रियों, चाहे वो विभिन्न दार्शनिक, हम समाज शास्त्री तो नहीं, हम समाज शास्त्र में उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, विभिन्न एस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन समाज शास्त्र का जन्म चूंकि 1838 में है, फ्रांस में हुआ है। अगस्त कॉन्त उसके जनक माने जाते हैं, और अगस्त कॉन्त जनक तो हैं, लेकिन वो अगस्त कॉन्त को जो समाजशास्त्र के पिता के रूप में जिसको हम देखते हैं, वो एमाइल दर्कहाइम है, जिनको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमने कहा वो पृष्ठभूमि में लेके जाने की जरूरत है। तो चाहे वो प्लेटो अरस्तु की हम बात करें, चाहे मैकियावेली की बात करें, चाहे मॉन्टेस्क्यू के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की बात करें, चाहे हॉब्स, लॉक, रूसो की बात करें, चाहे एडम स्मिथ की बात करें, चाहे बिको की बात करें, चाहे हेगल की करें, वॉल्टेयर की करें, इनका जो अपना समझ है उस समय के समाज से, इन्होंने समाज में लिखित रूप में अपनी जो पब्लिकेशंस दिए, लोगों के विचार जो पारंपरिक चले आ रहे थे उसको उन्होंने बदलने का प्रयास किया। बदलने का ये नहीं कि वो आप बदलो, ये उन्होंने एक चिंतन की धारा दी, चिंतन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। जो सबसे पहला वहां पे 1750 के आसपास वह है औद्योगिक क्रांति। चूंकि हम लोग समाजशास्त्र के जन्म को लेके चल रहे हैं तो फ्रांसीसी क्रांति से बात कर रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस में मोनार्की और फ्यूडलिज्म है, सामंतों का शासन है, मोनार्की राजवंश है, और उनका आपस में नेक्सस है। नेक्सस में क्या प्रभावी है, तो वो उस पर विरोध करते हैं। तो फ्रांस में क्रांति होती है 1789 में, और उस 1789 में जो क्रांति होती है उसमें जो नारा निकल के आता है, भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता। और ये जो सामंती शाही है, वहां की उथल पुथल है, और ये उथल पुथल ही प्रभावित कर रही है अगस्त कॉन्त को। कि अगस्त कॉन्त की यदि आपने पढ़ा होगा पीछे, तो अगस्त कॉन्त ने दो बातें करी हैं, स्टैटिक और प्रोग्रेस की। स्टैटिक मीन्स स्थिर रहे, समाज में जो संक्रमण का दौर आ रहा है, संक्रमण के दौर से जो समाज अस्थिर हो रहा है, वह स्थिर कैसे रहे, संतुलित कैसे रहे, व्यवस्थित कैसे रहे, और साथ में प्रोग्रेस भी होना जरूरी है। समाज में प्रोग्रेस कैसे हो, ये अगस्त कॉन्त ने सेंट साइमन से प्रभावित होकर जब समाजशास्त्र को एज ए विषय प्रोजेक्ट किया, पहले तो उन्होंने सामाजिक भौतिकी कहा, लेकिन देखा क्विटलेट ने भी यही वर्ड यूज किया, तो समाजशास्त्र का ये जनक है। लेकिन एक्चुअली समाजशास्त्र को जब व्यवस्थित होने की बात कर रहे हैं, समाजशास्त्र का एक संतुलित होने की या विज्ञान के रूप में लेके चलने की बात करें, तो एमाइल दुर्कहाइम है, जिनके हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम आगे लेके चलेंगे, इसकी जड़ यही, हम धर्म को लेके चलेंगे तो धर्म की जड़ यही है, क्योंकि चर्च है, सामंतवादी व्यवस्था में चर्च है, हर फ्यूडल के भी अपने लैंड पे चर्च है, और राज्य पे चर्च का बहुत दखल है, क्योंकि वह कैथोलिक धर्म है। जो ईसाई धर्म है कैथोलिक है, कैथोलिक वो रूढ़िवादिता को लेकर चलता है, वो लॉर्ड ईश्वर की सत्ता को लेकर चलता है, वो सत्ता को लेकर चलता है, और जनता को ये मानना पड़ता है कि जो कुछ बाइबल में कहा है वो हम तो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुद्रण नहीं है, छपाई नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, वो लोग ज्यादा पावरफुल हो, वो पढ़ रहे हैं, वो जो हमें डिक्टेट करेंगे वही सही है। इसको हम भारत में जैसे हम जाति वर्ण व्यवस्था में लेके चलते हैं,
पारंपरिक रूप से में कहा गया वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त में कि जो ब्राह्मणों ने कहा उनके मुख से जो निकला वही सही है, वही व्यवस्था शोषण की है, जिसको हम लोग आगे मार्क्स में भी लेके चलेंगे जब वो कहता धर्म एक अफीम की तरह है, जिसको हमें प्रेरित किया जाता है, उसको फोर्स किया जाता है, उस चीज को मानो। इसके साथ एक आंदोलन फ्रांसीसी है, साथ में औद्योगिक क्रांति भी हो रही, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही। वो भी हम क्यों यहाँ बताएंगे, क्योंकि अभी आर्थिकी को भी है, धर्म और आर्थिकी किस तरह से आपस में जुड़ा है। जब हम मार्क्स को बताएंगे, जब हम वेबर को बताएंगे, तो हम धर्म और आर्थिकी और औद्योगिक क्रांति को तो छोड़ ही नहीं सकते, पूंजीवाद को तो छोड़ ही नहीं सकते, हमें उस पर जाना ही पड़ेगा। औद्योगिक क्रांति हो रही है 1750 के आसपास, और हम लोग को भी याद करने की जरूरत है। हमारे भारत में भी, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही, समझने के लिए, क्योंकि हम इंग्लैंड नहीं गए हैं, हमारे लर्नर्स इंग्लैंड नहीं है, यूरोप में नहीं है, लेकिन वो भारत में है, भारत का इतिहास उन्होंने पढ़ा है। भारत में अंग्रेज थे और औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हो रही है। जब भारत में अंग्रेज थे और भारत में उन्हें एक बड़ा बाजार था जो उनके अधीन थे, भारतीय उनके अधीन थे, एक बड़ा बाजार था, और यहाँ पे एक रिच समृद्ध उपजाऊ जमीन थी, आज भी है जो जमीन, वहां औद्योगिक क्रांति हो रही है, पैसा भी, मटेरियल भी भारत से जा रहा है और खरीदार भी तैयार माल के रूप में भारत में। याद करिए, आपने पढ़ा होगा, कपास उगाइए, नील उगाइए, गन्ना उगाइए, ये सब नकदी फसल, जिससे आप इसको बेचेंगे तो वहां पैसा जाएगा। जब वहां पैसा जाएगा तो वहां पे जो तैयार माल होगा तो भारत जैसे देशों में भी। भारत को ऐसे समझाने के लिए हम लोगों को वापस वहीं चलने की जरूरत है, इंग्लैंड में। जब वहां पे पैसा है, जब वहां पे राजा का संरक्षण है, शासक का संरक्षण है, रोज औद्योगिक क्रांति में नई नई तकनीक हो रही है। उससे पहले क्या था, घरों में कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, परिवार भर समाज भर मिलके कर लेता था। लेकिन जब बड़ी बड़ी मशीनें विकसित होती तो घर छोटे पड़ गए, मशीनों के लिए अलग जगह रखनी पड़ी। अलग जगह का मतलब जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें रखी वो कारखाना हो गया, वहां उत्पादन शुरू हो गया। जब वहां पे उत्पादन शुरू हो रहा है तो जो गांव के किसान है या जो गरीब है वहां पे काम करने जा रहे हैं, तो वहां की नई समस्या, पूंजीवाद की नई समस्या, क्योंकि कोई भी पूंजीपति निजी पूंजीपति है, सरकार नहीं कर रही है। निजी पूंजीपति आम जनता के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा। निजी पूंजीपति किसके लिए? निजी श्रम, निजी लाभ के लिए काम कर रहा। वो अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाए? वो अधिक से अधिक लाभ तभी कमाएगा जब वो अधिक से अधिक प्रॉफिट लेगा, अर्थात अपने श्रमिकों, जिन्हें मजदूर कहें, उन लोगों का शोषण करेगा। तो शोषण की बात है, जहाँ पे मार्क्स रेलिवेंट होंगे जब हम मार्क्स की बात करेंगे, पूंजीवाद की बात करेंगे। और वहां भी उथल पुथल है, बिल्कुल पुरानी सदियों की व्यवस्था चरमरा रही है, चाहे वो फ्रांस में हम देखें, चाहे हम देखें औद्योगिक क्रांति के रूप में इंग्लैंड में। और अगर इंग्लैंड में हो रही तो पूरे यूरोप को ये व्यवस्था प्रभावित कर रही। सब जगह उथल पुथल का दौर है। इस उथल पुथल के दौर में ही फ्रांस में एक साइमन, बाद में अगस्त कॉन्त विचार करते हैं कि ऐसा विषय हो जो समाज का विस्तृत अध्ययन करे और समाज का व्यवस्थित और संतुलित अध्ययन करे। और इसीलिए समाजशास्त्र विषय की 1838 में स्थापना, जिसे कह सकते हैं, शब्द आता है अगस्त कॉन्त के द्वारा, फ्रांसीसी अगस्त कॉन्त, जहाँ फ्रांसीसी क्रांति हुई है। और एमाइल दर्कहाइम इन्हीं के साथ के, इनके बाद के हैं। एमाइल दर्कहाइम का 1858 में शायद जन्म है, और 1858, जहाँ 1857 में अगस्त कॉन्त की डेथ होती है, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। हाँ, 1858 में जन्म है, 1917 में एमाइल दर्कहाइम की डेथ हो जाती है। तो ये दौर है वो जब अगस्त कॉन्त ने समाज शास्त्र का जन्म दिया। लेकिन अब हम लोग चूंकि अब इनके धर्म पे लेके चल रहे हैं, ये बैकग्राउंड है, अब हमें धर्म पे लेकर चलने की जरूरत है। वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो आपको नोट्स मिले हैं, उस नोट्स में सबसे पहले धर्म क्या है, धर्म है क्या। जब दर्कहाइम पे हम आगे लेके चलेंगे वापस, तो दर्कहाइम ने बुक लिखी है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। उसमें भी उन्होंने सबसे पहले लिखा धर्म क्या है। धर्म क्या है?
धर्म बहुत सरल नहीं है जिसको हम समझते हैं। धर्म हमारा एक वो इमाइल दरखाइम तो पूरे समाज को लेके चलते हैं। धर्म हमारा विश्वास है, हमारा आस्था है, जिसमें नैतिकता शामिल है और साथ में अनुष्ठान, कर्मकांड या अनुष्ठान या कर्मकांड जो भी कर, इसका सामूहिक रूप, इसका फिर जब ये मूर्त हो जाता है ना, जब इसमें कर्मकांड अनुष्ठान शामिल हो जाते हैं तो ये मूर्त हो जाता है, तो जो दिखने भी लगता है, अनुभव हम जिसे करने लगते, वो धर्म है। धर्म हमेशा से विराज रहा है, चाहे कोई भी समाज हो, चाहे वो सरल समाज हो, जनजातियों का समाज हो, जिसमें बाद में अध्ययन हुआ है, जो आपके कोर्स का पार्ट है माइल दरखाइम का, अरुणता जनजाति का, वो भी जनजातियों में भी धर्म है। आजकल के औद्योगिक समाज में बड़े बड़े, चाहे हम न्यूयॉर्क की, वाशिंगटन की बात करें, चाहे हम बॉम्बे की बात करें, चाहे दिल्ली की, चाहे हम लखनऊ में बात करें, यहाँ भी धर्म है। धर्म तो हर एक धर्म हमारे जनमानस से, हमारे समाजीकरण से जुड़ा हुआ है। धर्म बहुत विस्तृत है, सरल समाजों का सरल, जटिल समाजों में जटिल रूप में आ गया है धर्म। तो इस पे हम बाद में बात करेंगे। अब हम लोगों को बात करनी है जो यही आपके कोर्स का जो आगे का पार्ट है कि इसको कैसे मार्क्स वेबर के रूप में हमें धर्म को समझना है, कैसे वेबर के रूप में, फिर हमें कार्ल मार्क्स, फिर वेबर और फिर दरखाइम पे लेके चलना है। हम कोशिश करेंगे 1 घंटे में हम इसको पूरे सबको समेट दें। बैकग्राउंड हो गई, अब हम तेजी से इस पे बात करना चाहेंगे, लेकिन हम तेजी के साथ ये कि आप समझते जरूर रहिए। ये चूंकि 1 वे हो जाता, बहुत आइडिया नहीं लग पाता है, लेकिन ये एक्चुअली समझने की जरूरत है। आप इसे पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं कि एक बार में समझ में आए, 2-4 बार में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत कुछ बेस है आगे के लिए आपके लिए। कार्ल मार्क्स जर्मन के थे। कार्ल मार्क्स अपने आप में एक बहुत प्रभावी थे, समाजशास्त्री नहीं थे, याद रखने की जरूरत। दरखाइम समाजशास्त्री, मैक्स वेबर समाजशास्त्री, कार्ल मार्क्स समाजशास्त्री नहीं है, लेकिन इनका जो भी चिंतन है वो समाजशास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। वह एक दार्शनिक थे। उन्होंने और पूंजी जो वाद फैल रहा था, औद्योगिक क्रांति, उससे व्यथित होकर उस समय की दशाओं पे लिखा, लेकिन वो आज भी उतना ही रेलिवेंट मानते। ये जितना इनके प्रशंसक हैं उतना ही आज इनके विरोधी भी हैं, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वह क्रांति के रूप में भी सामने आती है। इनकी बुक्स हैं होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बहुत सारी बुक्स हैं। जर्मन आइडियोलॉजी की हम बात लेना चाहेंगे। जर्मन आइडियोलॉजी में इन्होंने पूरे इतिहास को किस तरह से आगे बढ़ा है, और इतिहास जैसे जैसे बढ़ा उसमें धर्म भी कहाँ पे शामिल है। इनका मानना है कि इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत इनकी जर्मन आइडियोलॉजी बुक में है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत में इन्होंने बताने का प्रयास किया, एक अधोसंरचना है, अधिसंरचना है, एक हमारी नींव है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसपे हमारी पूरा समाज की बिल्डिंग खड़ी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? वो भौतिकवाद है, वो आर्थिक जगत है, आर्थिक प्रणाली है, मतलब आर्थिक से जुड़ा है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा जो कुछ भी है वह नींव है। वही अर्थव्यवस्था, वही आर्थिक प्रणाली, वही आर्थिक संबंधी हमारे पूरे समाज को बना रहे हैं, समाज को निर्धारित कर रहे हैं, समाज को निर्धारित कर रहे हैं। अर्थात जो हमारा धर्म है, हमारा चाहे धर्म के साथ हमारी प्रशासनिक व्यवस्था हो, परिवार हो, कानून हो, नैतिकता हो, जो कुछ भी हमें अपने समाज में दिखाई दे रहा वो उस आर्थिक व्यवस्था से ही निर्धारित है। ये एक कारकवादी समाजशास्त्री माने जाते हैं कि हर चीज का कारण क्या है? अर्थव्यवस्था। हमारी आर्थिक दशा कैसी है, हमारा आर्थिक अस्तित्व कैसा है, हमारी भौतिक दशा, सब एक ही बात है। भौतिक दशा अर्थात अस्तित्व, ये हमारा अस्तित्व है, जो हमारी चेतना, हमारी ये बॉडी है, ये हमारी आर्थिक दशा, ये हमारी बॉडी है जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है, हमारी चेतना को प्रभावित कर रही है, हमारे माइंड को प्रभावित कर रही है। अर्थात यही चेतना, माइंड हमारा धर्म है, हमारी नैतिकता है। अर्थात हमारे ओवर जो ऊपर पूरा समाज जो कुछ दिख रहा है वो इससे प्रभावित हो रहा है। अर्थात आर्थिक दशा बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद में ये बताने की कोशिश की कैसे हमारा इतिहास बदला। पहले हम प्रीमिटिव सोसाइटी में थे, आदिम साम्यवादी में थे, जंगलों की अवस्था थी, औजारों से सबको बचना है, अपना पेट भी भरना है और जानवरों से बचना भी है, बड़े बड़े जानवरों से, तो औजारों रखते थे और सामूहिक रूप से रहते थे, सारी जमीन फ्री, सारा जंगल फ्री, जहां भी रहो बचते थे। औजारों से जानवरों को मार रहे हैं, बच रहे हैं, ओपन टू ऑल, साम्यवाद, सबके लिए ओपन, अपनी क्षमता जितनी आवश्यकता है सब ले लो। उसके बाद जमीनों पे नियंत्रण शुरू हुआ, खेती शुरू हुई, खेती में दास व्यवस्था शुरू हुई। दास व्यवस्था शोषण की व्यवस्था,
जिसकी जमीन का मालिक हो। फिर एक जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं यूरोप की सामंतवादी व्यवस्था की, भारत में राजाओं की व्यवस्था इक्विवेलेंट मान सकते हैं। सामंतवादी व्यवस्थाओं में सामंत जमीनों के मालिक, उन्होंने दास रखने शुरू करी, जो किसान जिसे कह सकते हैं, सर्फ कह सकते हैं, जो उस पर काम कर रहे हैं, जो उस पर काम कर रहे हैं, और वह उन पे कानूनन अधिकार रखता है। और ये वंशानुगत है, आप इस सामंत के अधीन है तो आपकी पीढ़ी भी इसी सामंत के अधीन चलेगी। तो वहां भी एक शोषण की व्यवस्था थी, जिसकी हम लोगों ने फिर फ्रांसीसी क्रांति में शोषण को लेकर बात की, ए स्टेट्स को लेकर बात की। इसीलिए हम कहते जो हम पहले समझा रहे हैं वो सब बाद में फिर आएगा। उस शोषणवादी व्यवस्था के बाद एक और जो व्यवस्था आती है वह है पूंजीवादी व्यवस्था। यह इतिहास का चौथा चरण है। यह चौथा चरण कौन बताते हैं? कार्ल मार्क्स बताते हैं। कार्ल मार्क्स ने जो भी अध्ययन किया वो मार्क्स एंजल्स के साथ मिलकर किया। मार्क्स एंजल्स उन्हें फाइनेंशियल भी सपोर्ट करते थे और वैचारिक रूप से भी सपोर्ट करते थे, बहुत ज्यादा सपोर्ट था उनका। मार्क्स की सारी विचारधारा ये कहती है द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। ये पद्धति है द्वंद्वात्मक, द्वंद्व, वाद, प्रतिवाद। पहले कोई व्यवस्था एग्जिस्ट कर रही है, जैसे पहले आदिम साम्यवाद एग्जिस्ट कर रहा है। आदिम साम्यवाद से समय के अनुसार उसमें कुछ गतिरोध उत्पन्न हुए, अर्थात वाद का प्रतिवाद हुआ, और फिर प्रतिवाद के बाद में संवाद, अर्थात एक नया इतिहास आया, नई आर्थिक दशा आई। जो दूसरी दास प्रथा वाली दशा आई तो वह भी नकारी गई, अर्थात जो द्वंद्ववाद का सिद्धांत है वह नकार का नकार है। पहली व्यवस्था नकारी गई, आदिम साम्यवाद, तो दास व्यवस्था आई। दास व्यवस्था नकारी गई तो सामंतवादी व्यवस्था आई। सामंतवादी व्यवस्था नकारी गई तो पूंजीवादी व्यवस्था आई। और पूंजीवादी व्यवस्था जो उस समय औद्योगिक क्रांति में चल रही है, ये मार्क्स कहते थे आखिरी अवस्था है। इसके बाद जो नई व्यवस्था आएगी वह समाजवादी आएगी, साम्यवादी आएगी। साम्यवादी मतलब आप अपनी क्षमता के अनुसार खूब काम करें, आपकी जितनी आवश्यकता होगी आपको उतना मिलेगा। ये सब नकार का नकार है, इतिहास बदल रहा है, द्वंद्ववाद है। पहली दशा के ही गर्भ से, अंतर्विरोध से ही दूसरी व्यवस्था का जन्म होता है। मार्क्स क्या कहते हैं? अधोसंरचना है आर्थिक व्यवस्था जिसके ऊपर धर्म का निर्माण हो रहा है। अब हम लोग फिर पूंजीवादी व्यवस्था की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पूंजीवादी व्यवस्था ही है उस समय, जिस समय ये लिख रहे हैं पूंजीवादी व्यवस्था, वहीं से वो धर्म को निकाल रहे हैं। धर्म क्या है इस पूंजीवादी व्यवस्था में? धर्म के लिए वो कहते हैं धर्म एक अफीम है, धर्म एक नशा है। धर्म, पूंजीपति जो हैं वह धर्म के नाम पर शोषण करते हैं और कहते हैं यथा स्थिति बनी रहे, समाज में यथा स्थिति बनी रहे। क्यों? अगर तुम ये धर्म है तो तुमने पिछले जन्म में या कहीं कुछ पुण्य, कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जो तुम इस लायक हो और तुम्हें यही करना है। क्या कहते हैं मार्क्स? धर्म पीड़ित लोगों की आह है, एक बेदिल दुनिया की भावना और आत्मा विहीन स्थितियों की आत्मा है। यह जन साधारण के लिए अफीम है, नशा है धर्म। इसीलिए हमने कहा था बहुत लोग इसके फॉलोअर हैं, बहुत लोग प्रशंसक है इस दुनिया में, और बहुत लोग मार्क्स को बहुत बुरी तरह नापसंद भी करते हैं। जैसे हम लोग अगर भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में वर्ण व्यवस्था में कहा गया भारत में कर्म पुनर्जन्म का सिद्धांत है। अगर आप अछूत हैं, अछूत अगर आपने इसमें जन्म लिया वर्ण में, मतलब निचले में, शूद्र में भी, अछूत में अगर आपका जन्म हुआ तो ये आपके पिछले जन्म के कर्म है। पिछले जन्म में आपने ऐसे बुरे कर्म किए हैं कि ईश्वर ने आपको इस जन्म में अछूत बना के पैदा किया है, और आप अछूत धर्म, अछूत के जो भी काम है उसको फॉलो करेंगे, अच्छे से करेंगे तो ईश्वर खुश हो जाएगा। अगले जन्म में आपको अपर ऊपर की कास्ट में पैदा होके, क्योंकि जन्मजात व्यवस्था है ना, वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था ही जन्मजात व्यवस्था है। जातियां खासकर जन्मजात है, आप इसको बदल नहीं सकते। अब तो संविधान ने बहुत कुछ छूट है, ये हम पारंपरिक बात कर रहे हैं। अब तो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन एक ट्रेडिशनल बाई बर्थ जन्म की व्यवस्था है जिसे हम नहीं बदल सकते। और अगर आपको वही काम करने हैं, गंदगी ही उठानी है, मैला ही ढोना है, मजूरी ही करनी है, वो आपकी नीयत है, तो ये धर्म से जुड़ा है। इसीलिए वो कहते हैं धर्म अफीम है, नशा है। पूंजीपति लोग इस पे नशा के रूप में लेते हैं, शोषण कराते। नहीं करना है तभी तो ऊपर अच्छे में आओगे। मैंने पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे तभी हम आ जाए। इसीलिए कहते वहां कैथोलिक धर्म था,
जब प्रोटेस्ट वहां पे, जब हम सामंतवादी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, यूरोप में दखल था चर्च का बहुत, पोप का बहुत दखल था। हर फ्यूडल के भी, सामंत के भी अपने चर्च हुआ करते थे। वो अपने ढंग से लोगों तक अपनी बातें कन्वे करते थे। और लोग कैथोलिक बहुत ऑर्थोडॉक्स होते हैं बेसिकली, समाज सामूहिकता को लेकर चलते हैं। ये भी हम मार्क्स पे वेबर पे आएंगे ना तो फिर यही बात आएगी। तो ये मार्क्स के विचार है कि धर्म एक शोषण का प्रतीक है। अब हम लोग आते हैं वेबर पे, क्योंकि हम लोगों को टाइम भी देखते रहना पड़ेगा। वेबर, कार्ल मार्क्स और वेबर दोनों जर्मनी के हैं। हम वेबर पे क्यों आए, अभी हम उस पे नहीं आए हैं। इमानुएल दुर्कheim की बात नहीं कर रहे हैं, वेबर के बाद इमानुएल दुर्कheim की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग वेबर की इसीलिए भी बात कर रहे हैं, जब हम लोग मार्क्स को पढ़ रहे थे तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। मार्क्स ने एक कारकवादी मार्क्स थे कि सारी जो भी समाज में घटित हो रहा है, समाज जो भी हमारा बदल रहा है, वह किस लिए बदल रहा है कि हमारी आर्थिक दशाएं उसे निर्धारित कर रही। हमारी आर्थिक दशाएं जैसी होंगी वैसे ही हमारा धर्म है, वैसे ही हमारा नैतिकता है, वैसे ही हमारा परिवार है। एक कारकवादी है। जो मार्क्स थे वो हीगल से प्रभावित थे, हीगल के द्वंद्ववाद से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने हीगल चेतना को प्रमुखता देते हैं और अस्तित्व या मतलब आर्थिक दशाओं को सेकेंडरी मानते हैं। और मार्क्स ने हीगल से द्वंद्व तो लिया, लेकिन आर्थिक दशाओं को प्रमुखता देते हुए चेतना को सेकेंडरी माना कि आर्थिक दशाएं हमारी चेतना को प्रभावित कर रही। लेकिन अब हम जब वेबर की बात कर रहे हैं, वेबर ने वास्तव में फिर से मार्क्स को पलट दिया है। वेबर ने धर्म को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया अपने अध्ययन में। उनके लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म उनकी जो बुक है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट के आचार विचार, नैतिकता, दिशा निर्देश, और वह एथिक्स ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की स्पिरिट, भावना, आत्मा, जो भी कहें, पूंजीवाद क्यों फैल रहा है उसके पीछे प्रोटेस्ट धर्म, प्रोटेस्ट जो विचारधारा, उसको हम धर्म कह सकते, संप्रदाय कह सकते, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म के दो पार्ट हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। 1517 में कैथोलिक जब धर्म बहुत प्रभावी था और शोषण बढ़ रहा था चर्च पोप के एक तरह से, तो उस पे मार्टिन लूथर ने 1517 में प्रोटेस्टेंट जो वैचारिकी को पे अपनी बात रखी, उसको प्रचारित किया, आगे लेकर आए लोगों के बीच, क्योंकि तब बाइबिल डिमांड की गई कि बाइबिल लोगों तक जाए, इसमें लिखा क्या पढ़े तो लोग। तो कैथोलिक धर्म पारंपरिक है, प्रोटेस्टेंट बाद में इमर्ज हो रहा है। प्रोटेस्टेंट तर्क की बात कर रहा है, जिसके भी हम लोग आगे और बात करेंगे। मैक्स वेबर का पूरा सिद्धांत इस पे, तर्क संगतिकरण पे है, रेशनलाइजेशन पे, धर्म पे, और बाद में इस किस तरह से तर्क संगतिकरण है। जब वेबर बात कर रहे हैं इस चीज की, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इन्होंने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया। ईसाई धर्म, भारत का हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म का भी अध्ययन किया, कन्फ्यूशियस धर्म का अध्ययन किया चीन के, यहूदी धर्म का अध्ययन किया, इस्लाम धर्म का अध्ययन किया। इन धर्मों का इन्होंने लिटरली अध्ययन किया। और जब अध्ययन किया तब यहां से वो मार्क्स को पलट रहे हैं, मार्क्स के धर्म की आइडियोलॉजी को। इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म में कैल्विनिज्म की बात की और कहा कैल्विनिज्म क्या कहता है कि व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए, पूर्व नियत की बात की। कैल्विनिज्म कहता है व्यक्ति जितना परिश्रम करेगा ईश्वर उससे उतना खुश होगा, जितना आत्म संयमी होगा, जितना मेहनती होगा, ईश्वर उससे उतना खुश होगा। यदि ईश्वर उससे खुश होगा तो जो जन्म मरण का चक्कर है उससे उसे मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। अर्थात कैल्विनिज्म मेहनत करने के लिए बात करता है, और कैथोलिक नहीं कहता। कैथोलिक तो आदम ईव का के उदाहरण किससे लेकर चलता है, परिश्रम को तो पाप की बात करता है। खूब परिश्रम करिए, कैल्विनिज्म कहता। इसके जो उपदेशक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन,
वो तो पूरा इसकी एक जो अपने विचार लेकर चलते हैं। विचार क्या है? खूब धन से धन कमाइए, खूब मेहनत कीजिए, एक पैसा बचाइए, फिर इन्वेस्ट करिए। शराब की मनाही है, छुट्टियों को भी कम से कम लीजिए। जो भी इनके विचार हैं, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, मस्तिष्क को अपना चेतन रखिए। किसके लिए? काम करने के लिए, धर्म के लिए नहीं, काम करने के लिए। जब आप खुद खूब काम करेंगे तो ऊपर वाला आपसे खुश हो जाएगा। आपको तो ऊपर की चिंता ही नहीं करनी है, आपको चिंता केवल काम की करनी है, प्रोग्रेस करनी है। आप इतना व्यापार बढ़ाइए कि लोगों को रोजगार दीजिए। जब आप लोगों को रोजगार देंगे तो सब ऊपर वाला आपको देख रहा है, खुश हो जाएगा। यही कैथोलिक धर्म ऊपर वाले को खुश करने की बात करता है, लेकिन ये नहीं करता। ये कहता खूब काम करिए। इसीलिए मार्क्स कहते हैं कि जिन जिन देशों ने प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाया, खासकर यूरोप के देशों ने, जहां जिन जिन देशों ने प्रोटेस्टेंट को अपनाया, इसकी वैचारिकी को अपनाया, वह देश बहुत प्रोग्रेस कर गए आर्थिक दशाओं में। और बाकी देश, वो तो देश प्रोग्रेस कर गए, लेकिन इंडिया का जैसे या चाइना है, पूर्वी यूरोप के देश, इस्लाम, ये पिछड़ गए। क्यों पिछड़ गए? यही वो समझाते हैं। इन देश के धर्मों की जो नीतियां हैं, धर्मों में जो लिखा गया है, प्रोटेस्टेंट धर्म में काम को बहुत महत्व दिया गया, कैथोलिक में काम को ईश्वर के पाप के रूप में समझा गया। हिंदू धर्म में भी देख लीजिए, मोक्ष की बात जरूर करते हैं, भाग्य की भी बात है, लेकिन उस तरह से प्रेरक नहीं है जिस तरह से प्रोटेस्टेंट प्रेरक है। इस्लाम भी उस तरह से प्रेरक नहीं है। ये कहीं ना कहीं धर्म के प्रति आबद्ध पूजा अर्चना की जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेरणा प्रोटेस्टेंट धर्म दे रहा है, बाकी धर्म नहीं दे रहा। इसीलिए कहता कि इन देशों में, ये सारे देश हैं, इनमें ये थोड़ा पिछड़ गए आर्थिक दशाओं के रूप में। यहाँ पे फिर हमें समझने की जरूरत है। इन्होंने क्या कहा? वेबर ने, जैसा हमारा धर्म है वैसी हमारी आर्थिक व्यवस्था बन गई है यहाँ पे। लेकिन मार्क्स क्या कह रहे थे? जैसी हमारी आर्थिक व्यवस्था है वैसे धर्म है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था वहां नींव है, धर्म उस नींव पे खड़ा है, उस नींव ने ही धर्म को बनाया। यहाँ ये क्या कह रहे हैं वेबर कि जैसे हमारा धर्म है, जैसी धर्म की नैतिकता है, वैसी हमारी आर्थिक दशा हो गई। इसीलिए मैंने कहा कि हम दरखाइम को बाद में लेंगे, पहले वेबर को लेंगे। वैसे आपके में भी इसी रूप में, इससे हमें समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि दरखाइम के विचार बिल्कुल डिफरेंट है। और जो पूंजीवाद है, प्रोटेस्टेंट धर्म का जो विकसित रूप है, वो पूंजीवाद, वो तर्क संगतिकरण की बात कर रहा है, रेशनलाइजेशन की बात कर रहा है। रेशनलाइजेशन में सब आ गया, परिश्रम भी आ गया, संचार भी आ गया, नौकरशाही भी आ गई, नियम आबद्धता भी आ गई, बहुत सारी चीजें। इसका एक्सट्रीम रूप नौकरशाही को तो लोहे के पिंजरे के रूप में भी बात करते हैं, जिसको हम आगे थोड़ा लेके चलेंगे कि किस तरह नौकरशाही या तर्क संगतिकरण एक लोगों की लाइफ में को बांध देती है, उनमें स्वच्छंदता नहीं रहती, उसकी भी बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली जो बताना चाह रहे हैं, वो मार्क्स एक कारकवादी थे कि सब चीजों के पीछे आर्थिक दशा। हाँ, यहाँ पे वेबर एक कारकवादी नहीं है, ये धर्म को निर्धारक बता रहे हैं। धर्म मेन है जिसके ऊपर हमारी आर्थिक दशाएं चल रही हैं, लेकिन ये एक कारकवादी भी नहीं है। इन्होंने कहा धर्म महत्वपूर्ण है, उसकी नैतिकता है, उसके दिशा निर्देश, उसके जो आचार विचार लिखे हैं ग्रंथों में, वही महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले नहीं है, और भी चीजें प्रभावित करती हैं। इसीलिए इन्होंने बहुत साफ से बच गए कि कोई जैसे होता ना एक आरोप टाइप का कि लो सब कुछ एक ही को कर दिया, नहीं। आलोचना हो जाती है कभी कभी जो वेबर की,
मार्क्स और मार्क्स की, वो वेबर की नहीं होती, क्योंकि वेबर ने कहा कि धर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि और चीजें इम्पोर्टेंट नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। सब चीजें निर्धारित करेंगी पूंजीवाद को, सब चीजें तर्क संगतिकरण को निर्धारित करेंगी। तो इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वन साइडेड है, इसलिए बहुत अपने ढंग से जितना भी आदमी समझ सकता है समझा रहे हैं। तीसरे थिंकर है हमारे इमाइल दरखाइम। हम टाइम को भी लेके चलेंगे, क्योंकि हम अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में जरूर प्रयास करेंगे हम थोड़ा आगे भी लेके चले आर्थिकी को। अदरवाइज ये अपने आप में बहुत वास्ट हो, ये बैकग्राउंड का भी काम करेगा। जब हम अगला लेक्चर आर्थिकी या फिर धर्म समाज एकात्मकता पे देंगे, तो फिर यही सारी चीजें हमारी बैकग्राउंड में काम करेंगी। ये हम जितना अच्छा समझ लेंगे, वहां पे हमें समझना और आसान हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे आज हम इस लेक्चर में इसको ही लें, अगर थोड़ा समय बचेगा तो हम उसको भी लेने का प्रयास करेंगे। इमाइल दरखाइम, जैसा कि हमने कहा, फ्रांस के थे जहां औद्योगिक क्रांति हो रही थी। 1857 में जैसे ही जब उनकी डेथ होती है, समाजशास्त्र के जनक की, अगस्त कॉन्त के 1858 में इनका जन्म होता है। समाज में उथल पुथल है, सामंतवादी व्यवस्था चरमरा रही है, पुरातन सालों सदियों से चली आ रही व्यवस्था चरमरा रही है, और साथ में कैथोलिक धर्म की जो मान्यताएं वो भी चरमरा रही हैं। तो समाज अस्थिर है। एक विचार आता है उस समय मन में, चाहे वो अगस्त कांत है, अगस्त कांत ने तो एक बस भूमिका के रूप में रख दिया, विषय के रूप में रख दिया, और उन्होंने भी विज्ञान के चरण बात की, उन्होंने भी धर्म को लेकर कर रहे थे कि समाज का जो इतिहास है, हमारा जो चिंतन है, वो तीन स्टेजेस में चल रहा है: धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवादी अवस्था। धार्मिक अवस्था, जिसपे हम लोग अभी धर्म की बात करें कि धर्म कितना पावरफुल है। बाद में धर्म के बाद थोड़ा उसमें अमूर्तता आने लगी, चीजों के प्रति समझ आने लगी, और फिर प्रत्यक्ष अनुभवजन्य, हम खुद देख रहे हैं, खुद अनुभव कर रहे हैं, विज्ञान, ये वहीं से चीजों को ले रहे हैं। ये भी चाह रहे हैं हम जो समाजशास्त्र का अध्ययन करें उसको वैज्ञानिक बनाए। ये प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री माने जाते हैं इमाइल दरखाइम, प्रकारवादी समाजशास्त्री माने जाते हैं, संतुलनवादी समाजशास्त्री माने जाते हैं, और इनका अध्ययन समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में इनका पूरा अध्ययन है। जैसे हमने मार्क्स के लिए कहा था, वो एक्चुअली समाजशास्त्री नहीं थे, लेकिन उनका जो अध्ययन है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समाजशास्त्र को एक नई पूरी एक दिशा दे देता है। एक पूरा संघर्षवादी उपागम चलता है उनके माध्यम से। ये है प्रकारवादी उपागम के प्रणेता, जिन्हें कह सकते हैं स्पेंसर, दरखाइम। प्रकारवादी उपागम, फंक्शनल, कि समाज हमेशा अपने आप को इंटीग्रेट कर ले रहा है, समाज अपने आप को हमेशा व्यवस्थित कर ले रहा है, संतुलित कर ले रहा है। मार्क्स कहते नहीं, संघर्ष है। ये वेबर तर्क संगतिकरण की बात करते, समाज का एक्सट्रीम्स तर्क संगतिकरण है। ये उन सब की बात ही नहीं कर रहा है, ये तो कह रहा समाज है। अभी फ्रांसीसी क्रांति होके चुकी है या औद्योगिक क्रांति, समाज चरमरा रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को एकीकृत कर लेगा, व्यवस्थित कर लेगा। संरचनात्मक प्रकारवादी, संरचना अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगी, मतलब पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं, आशावादी हैं। इन्होंने, चूंकि धर्म का अध्ययन है, जब हमने इस यूनिट की थी तो हमने कहा था धर्म क्या है, सबसे पहले वही लाइन थी, धर्म क्या है। इन्होंने जो बुक्स लिखी, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, यही बुक का आई थिंक नाम है, एलिमेंट्री, हाँ, 1912 में बुक लिखी। ये जो बुक थी, इन्होंने इसको 4 भागों में बांटा। धर्म किसे कहते हैं, धर्म की उत्पत्ति क्या है, धर्म की उत्पत्ति के कारण, उद्भव, धर्म के प्रकार, वो जो धर्म का बात के स्वरूप। तो धर्म की जब धर्म क्या है, धर्म, इनके अनुसार धर्म बहुत इंपॉर्टेंट, सभी के बीच, समाज में सब जगह प्रिवेल कर रहा है। धर्म सबका विश्वास है, धर्म सबकी आस्था है, और उसमें अनुष्ठान, कर्मकांड उसको मूर्त रूप दे रहे हैं। सबका सामूहिक रूप, नैतिकता का सबका सम्मिलित रूप धर्म है। जब ये धर्म का अध्ययन कर रहे हैं तो
इन्होंने सरल समाज के रूप में, क्योंकि ये प्रत्यक्षवादी चिंतक माने जाते हैं, प्रत्यक्षवादी जो खुद अनुभव करे, खुद उस चीज को देखे, महसूस करे, लिखी लिखाई बातों पे नहीं। विज्ञान तभी महत्वपूर्ण, तब विज्ञान तभी विज्ञान बन पाता है जैसे हम लोग और प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगशाला में खुद अनुभव कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे खुद प्रयोग करें, तभी वो धर्म है। तो इन्होंने प्रयोग इनका धर्म का कहाँ है? अरुंटा जनजाति जो ऑस्ट्रेलिया की है, उन्होंने और भी छोटी छोटी जनजातियों के अध्ययन है उनके इसमें, बेसिकली अरुंटा जनजाति है जो ऑस्ट्रेलिया की मरुस्थल की है। यहाँ पे इनका थोड़ा विरोध भी है, रीजर ने किया है। रीजर ने क्या कहा, इन्होंने जो अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया, अपने मित्र हैं प्रशंसक भी रॉबर्ट्स स्मिथ, उन्होंने एक्चुअली 5 साल रह के वहां अध्ययन किया। उनके जो डेटा थे, उसी डेटा के आधार पर ही इन्होंने धर्म के, वहां के जो भी धर्म का अनुभव, धर्म का जो सिद्धांत इनका आया, उसी के आधार पर आया। तब उन्होंने कहा एक अनुभवजन्य समाजशास्त्री, प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री के अनुभव खुद भी प्राथमिक स्रोत से नहीं एकत्र किए गए हैं, दूसरे के माध्यम से कलेक्टेड जो डेटा है उसी का इन्होंने एनालिसिस करके धर्म का सिद्धांत दिया। इनकी थोड़ी सी आलोचना है जो जॉर्ज रीजर ने दी है। इनका जो अध्ययन का बेसिकली जो माइंड में चीजें आई, वो एक थे क्रोपोटिकन, रूस से निर्वासित राजकुमार थे जिन्होंने ईसाई धर्म के पतन पे बुक लिखी ईसाई धर्म का पतन। तब इन्होंने कहा धर्म इतना महत्वपूर्ण है तो हमें धर्म को वास्तव में समझने की जरूरत है। और जो बाद में अरुंटा जनजाति का जो अध्ययन रॉबर्ट्स स्मिथ ने किया, और जो ये फैक्ट में ये वहां पे नहीं गए, हमारे एमाइल दरखाइम वहां पे नहीं गए, बाद में मार्गरेट मीड ने भी वहां अध्ययन किया। ये तो एक बेसिक समझने की है जो हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एग्जाम्स में भी लिखते हैं, कहीं कहीं सिविल सर्विसेज में भी देते हैं, MCQ क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना अलग बात है, फैक्ट्स भी, क्योंकि जहां जैसी जरूरत है हम उस चीज को उस तरह से यूज कर सकें, हमारा वाइड हो, रेंज हो समझने की हो जाए। धर्म क्या है? जैसा कि हमने बताया, धर्म की प्रारंभिक अवस्था या उत्पत्ति के कारण, ऐसा नहीं कि धर्म पे पहले अध्ययन नहीं हुए। कैथोलिक धर्म भारत में, विश्व में, सब जगह धर्म इतने महत्वपूर्ण, धर्म पे बार बार अध्ययन हुए ही हैं। जब धर्म पे इतने अध्ययन हुए तो ये नहीं कि हम पहली बार धर्म को समझ रहे हैं। धर्म पे बहुत अध्ययन हुए, लोगों ने अपने अपने ढंग से धर्म को समझाने की कोशिश की। फ्रेजर ने कहा जादू टोने में असफल होने पे, पारंपरिक समाज रहे जब हम लोग बहुत सारी चीजों में, विज्ञान तो है नहीं, समझ विकसित नहीं, तो जादू टोने, थोड़े काले जादू, सफेद जादू, ये सब चीजों से समझने लगे। जादू असफल होने लगा तो कोई अलौकिक शक्ति में विश्वास आ गया, वो है धर्म। अलौकिक शक्ति में विश्वास के रूप में धर्म को देखा जाने लगा। सिग्मंड फ्रायड ने भी मनोवैज्ञानिक रूप से धर्म को समझाने की कोशिश की। इसको हम लोग धर्म के रूप में उनको नहीं देखते हैं, सिग्मंड फ्रायड को, लेकिन उन्होंने धर्म के रूप में, धर्म को किस तरह से औरतों पे वर्चस्व के रूप में भी जाने की कोशिश की, कि किस तरह से अपने पिता को मार डाला, बाद में ग्लानि हुई, ग्लानि के रूप में एक आस्था बलि दे देते हैं, ईश्वर को खुश करने के लिए बलि दे दी कि हमारा कोई, हमसे गलतियां हो गई होंगी, हमारे कारण ऐसा हो गया जिससे हमारा ईश्वर हम पे नाराज हो गया, और वो अलौकिक शक्ति जो भी है नाराज हो गई और हम इसका कुप्रभाव हमें झेलना पड़ रहा है। हमें ईश्वर को खुश करना चाहिए, हमारे माध्यम से ये गलती हो गई। और डेविड ह्यूम ने भी प्रकृति की बात की, प्रकृति के सिद्धांत, आपदाओं को लेकर बात की, अलौकिक शक्ति पे विश्वास की बात की। एक है टायलर ने आत्मावाद, जीववाद का सिद्धांत दिया था। आत्मावाद, जीववाद, हम जब सोते हैं हमें सपने आते हैं, ऐसा लगता है कोई हमारे शरीर में से निकल रहा है, हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वह हमारा डर हमें रियलाइज कराता है हम एक्चुअली यही हैं। जो हम जब जागते हैं फिर हम दूसरे बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअली यही है वो डर, वो एक अलौकिक शक्ति दिखती है,
उसका हम जब इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते या करने का प्रयास करते हैं, हम समझ नहीं पाते, तो वो भी एक डर, हमारी आत्मा, वो हमारा जीववाद, वह भी धर्म की उत्पत्ति का कारण बनता है। ये सब विभिन्न थे, इन सबको खंडन किया एक्चुअली दरखाइम ने। दरखाइम ने कहा छोटी छोटी चीजें धर्म नहीं हो सकती। धर्म तो वो है जिसपे इतनी सत्ताएं चली, इतनी क्रांतियां होती चली गई। धर्म तो वो है, धर्म बहुत शक्तिशाली है। हम सपने को लेकर, भूकंप को लेकर, मनोवैज्ञानिक आधार पे लेकर धर्म को समझे तो बहुत छोटी चीजें। धर्म एक्चुअली ये नहीं है। तभी उन्होंने अरुंटा जो जनजाति है, और भी जनजातियों के अध्ययन हुए इसमें किए, अरुंटा जनजाति पे जो डेटा कलेक्ट हुआ था उसको उन्होंने लिया और उस डेटा के कलेक्शन के आधार पे धर्म को समझाने की कोशिश की। आज जिस समय वो रह रहे हैं, आज का दौर है, वो जटिल समाज है। उन्होंने कहा मैं धर्म की उत्पत्ति को देखना तो उसी समय जाने की जरूरत है। वो उस समय के अध्ययन कर रहे हैं। उस सरलतम जनजाति है, बहुत आदिम जनजाति अरुंटा। अरुंटा जनजाति में लोग क्लैन, जिसे हम लोग गोत्र कहते हैं, ट्रांसलेशन में कुल कह सकते हैं, गोत्र कुल, उन सबके अपने टोटम है। टोटम जिसके प्रति वो पूजा करते हैं, जिसके प्रति वो विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। इससे पहले एक चीज और समझ लें, इन्होंने पूरी जो हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, गतिविधियां, इनको दो रूप में बांटा, पवित्र और प्रोफेन। कुछ चीजें हमें पवित्र हैं जिसके आगे जिसकी हम पूजा करना चाहते हैं, जिसको प्रति हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और कुछ चीजें प्रोफेन है, जो अलौकिक नहीं है, जो पवित्र नहीं है, वो है लौकिक, वो हमारी दुनियावी जगत से जुड़ी है। बहुत लोग आपको कहीं कहीं, जब आप कहीं और पढ़ेंगे तो आपको लगेगा लोग पवित्र का विरोध यहाँ अपवित्र बता देते हैं। हमें अपवित्र नहीं देखना है, अपवित्र नहीं है, यहाँ लौकिक। हम जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये कोई पवित्र, इसको नहीं, हम कोई धर्म की पूजा नहीं कर रहे हैं, अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं लेकिन हम कोई अपवित्र काम भी नहीं कर रहे हैं। ये लौकिक काम है, हम अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, हम अपनी समझ बढ़ा रहे हैं। तो कहीं कहीं पुस्तकों में आपको पवित्र के साथ अपवित्र लिखा मिलेगा, लेकिन इग्नो के नोट्स में ये सही है, यहाँ पे लौकिक लिखा है, दुनियावी लिखा है, वह है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, पवित्र जो हमारा टोटम है वो पवित्र। क्लैन के लोग, वहां के आदिम जनजाति के लोग जो एक अपने आप को एक वंश से जोड़ते हैं, एक गोत्र से जोड़ते हैं, वो उस टोटम की पूजा करते हैं जो परंपरागत चला आ रहा है, उसके प्रति वो आस्था रखते हैं, उसके प्रति वो विश्वास रखते हैं, उसकी वो पूजा करते हैं। टोटम क्या हो सकता है, जैसे मैं आपको सिंपल शब्दों में बताएं, आप लोग गंगा नदी की पूजा करते हैं, हम लोग, गंगा हमारे लिए टोटम है, पीपल हमारे लिए टोटम है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ दुर्खेम को समझाने के लिए, टोटम समझाने के लिए। बरगद पेड़ टोटम है, तुलसी पेड़ टोटम है। बरगद जल्दी कोई नहीं काटेगा, तुलसी जल्दी कोई नहीं पेड़ काटेगा, पीपल नहीं काटेगा, तुलसी तो पौधा हुआ। गंगा नदी के प्रति आस्था जरूर गंदी हो गई, वो हमारे ही कर्मों से गंदी, लेकिन हम लोग आस्था रखते हैं। देवी देवताओं के कितने जिसपे सवारियां हैं, तो कोई भी जानवर हो सकता है, नदी हो सकती है, पेड़ हो सकता है, पौधा हो सकता है, पक्षी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है। हम लोग तो पत्थर को भी पूजते हैं, शंकर भगवान को जो प्रतीक के रूप में पत्थर की भी पूजा करते हैं। ये सब प्रतीक है, ये सब हमारे टोटम है। दोनों अरुंठा जनजाति पे टोटम, आका टोटम देखा तो प्रतीक है, लोगों के अपनी उसके प्रति आस्था है। और ये आदिम समाज का समय है, सरल समाजों में है, तो टोटम प्रतीक है और मानता कौन है, वहां के लोग, वहां के जनता, वहां के निवासी, वहां के जो परंपरागत वंश चले आ रहे हैं, वो आपस में जो एक टोटम को मानते हैं, आपस में विवाह नहीं करते, क्योंकि वह धार्मिक रूप से अपने को एक मानते हैं। ये सामूहिक प्रतिनिधान है। सबसे जो यहाँ पे बताना चाहते हैं इसको कि वो प्रकारवादी क्यों है, धर्म ये प्रकारवादी क्यों है, क्योंकि जब धर्म करते, टोटम के लोग में एक वंश के लोग या कुल के लोग या क्लैन के लोग टोटम के आगे पूजा करते हैं, तो अपना वो व्यक्तिगत
चेतना भूल जाते हैं, वो धर्म में एकाकार हो जाते हैं। वो सामूहिक प्रतिनिधान है धर्म, पूरे समाज को लेकर चलता है, लोगों को लेकर चलता है धर्म। धर्म एक सामूहिक प्रतिनिधान है, सब समूह में शामिल होते हैं। जैसे आप याद करिए, अभी रावण जलेगा दशहरे में, तो कितनी किसी बुलाने थोड़ा ना जा रहा है, लोगों की आस्था अपने आप भीड़ हो जाती है। रात्रि जागरण होता है दुर्गा माता पे, जब वो, तो अभी जब नवरात्र चलेंगे, लोग अपने आप एकत्र होते हैं, वो आस्था है। आप मस्जिदों में देखिए, नमाज में लोग अपने आप एकत्र होते हैं। ये एकत्र धर्म के प्रति आस्था के साथ साथ इसका पॉजिटिव रूप भी क्या है, वो लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर भी मिलता है, समझने का अवसर भी मिलता है। आस्था अपनी जगह, उससे जुड़े कर्मकांड अपनी जगह है, लेकिन समाज व्यवस्थित है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसीलिए धर्म में इतनी ताकत है। एक साथ आसान है क्या एक साथ लोगों को लाना? नहीं आसान है। आप देखिए पॉलिटिकल पार्टी रैली करती है, कितना मुश्किल होता है लोगों को लाना, किसी भी काम में लाना। आप गोष्ठी करिए, लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन धर्म में बहुत आसान है। ये धर्म की ताकत है जो लोगों को एकीकृत कर लेती, इंटीग्रेट कर लेती। और यही जब आधुनिक समय में आ रहे हैं, ये उन्होंने पारंपरिक सरल समाज से उदाहरण लिया। और आज धर्म इतना ताकतवर क्यों है? तो उन्होंने उस समय का जो टोटम है, वही टोटम आज का ईश्वर है। और उस समय का जो क्लैन है, गोत्र है, वंश है, वो आज का समाज है। टोटम इज इक्वल टू ईश्वर, क्लैन इज इक्वल टू सोसाइटी। समाज अपने आप को एकीकृत करता है, अपने को उसमें समेटता है। मैंने एक शुरू में कहा था, याद करिए, दरखाइम प्रकारवादी है। संरचना है हमारी, संरचना कैसे अपने आप को व्यवस्थित रखेगी, प्रकार कैसे करेगी। प्रकार मीन्स पॉजिटिव वे में एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना। तो धर्म में ये ताकत है, सबको एकीकृत कर रहा है, इकट्ठे रख रहा है। अब याद करिए मार्क्स, हम यहीं पे याद दिला रहे हैं मार्क्स। मार्क्स तो कहते हैं धर्म तो दमित लोगों की आह है, धर्म तो शोषण का प्रतीक है। लेकिन यहाँ तो ये मार्क्स, वेबर कह रहे हैं धर्म तो बहुत प्रकारवादी है, धर्म तो लोगों के आज के समाज में भी पवित्र और दुनियावी चीजें, पारंपरिक समाज में भी पवित्र और लौकिक चीजें, लौकिक या दुनियावी दोनों एक बात, वो दोनों अपने अपने ढंग से लेकर चल रहे हैं। लेकिन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको वो बताने की कोशिश करते हैं। चूंकि समय को देख रहे हैं, हमें नहीं लग रहा हम नई चीज शुरू करेंगे। हम लोग जब विज्ञान की बात कर रहे हैं तो क्या करते हैं, ये दरखाइम का मानना है विज्ञान ज्यादा आधुनिक है, धर्म पारंपरिक है। धर्म का एडवांस रूप, धर्म आगे जाके विज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा, अधिक शुद्ध और व्यवस्थित रूप। यहाँ पे हमने कहा धर्म परिवर्तित हो जाएगा, ये इस शब्द को उस तरह से ना लीजिएगा। धर्म हमेशा रहेगा, लेकिन हाँ विज्ञान ज्यादा एक विकसित रूप के रूप में है, क्योंकि समय जैसे जैसे बदल रहा है, जैसे जैसे तर्क संगतिकरण आ रहा है, जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आ रही है, समाज बदल रहा है, विज्ञान पावरफुल हो रहा है, क्योंकि हर चीज पे विज्ञान है। हम लोग ज्ञानोदय से उधर बात कर रहे थे, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और ज्ञानोदय का पीरियड कर रहे थे। तो ज्ञानोदय में जितने थिंकर्स थे वो तो थे ही, हमारी शरीर रचना क्या है हम उसको भी सीख रहे हैं, हम अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं, हम समुद्र की गहराइयां भी नाप रहे हैं, ग्रहों का चक्कर, ग्रह किस दिशा में कितनी दूरी से कैसे चक्कर लगा रहे हैं हम वो भी सीख रहे हैं। जब हम इतना सब सीखते हैं तो धर्म से हम परे होने लगते हैं, धर्म से हम भागने लगते हैं। यद्यपि हम धर्म से दूर होते हैं, विज्ञान को महत्व देने लगते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं धर्म खत्म हो जाएगा। धर्म में वो ताकत है जो विज्ञान में नहीं है। धर्म सबको एकीकृत कर रहा है, बार बार यही दुर्खीम समझा रहे हैं, सामूहिक प्रतिनिधान है, इकट्ठा करता है। जब इकट्ठा करता है तो एकत्रित होने में बहुत बड़ी ताकत और समाज को हिला देती है। ये धर्म है जिसने बड़ी बड़ी क्रांतियां की हैं। कोई कहेगा भारत से धर्म हट सकता है, इतना आसान नहीं है, धर्म बहुत पावरफुल है। तो इसी के साथ हम लोग बात करेंगे जो लास्ट है इसी में, मार्क्स और वेबर की तुलना दरखाइम की आपस में थोड़ी देर अब हम लोग इसको बात करते हैं। हम लोग को इसको समअप भी करना हमें लगता है,
सम अप करने का सामने जो घड़ी है, आइडिया लग रहा है। मैंने शुरू में कहा था मार्क्स एक कारकवादी है, वो आर्थिक दशाओं से धर्म को निर्धारित कर रहे हैं, और वेबर बहुकारकवादी हैं जो विभिन्न जो कहते हैं ना कार्य कारण संबंध, विभिन्न जो गतिविधियां हो रही हैं उसके पीछे विभिन्न कारण हो सकते हैं। अगर औद्योगिक क्रांति भी हो रही, पूंजीवादी भी आ रहा है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मार्क्स समाज को समझाते हैं तो वर्ग की बात करते हैं। मार्क्स के लिए वर्ग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वो ऐतिहासिक भौतिकवाद को समझा रहे हैं, चारों चरण को समझा रहे हैं, पांचवा जो समाजवाद साम्यवाद है, उसमें हर चरण में दो वर्ग हैं, हर चरण में दो वर्ग हैं, एक शोषक वर्ग के रूप में, एक शोषित वर्ग के रूप में। जो पूंजीवाद का युग है उसमें भी दो वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, बुर्जुआजी प्रोलेटेरियत। उनके लिए सब कुछ वर्ग है, क्लास और क्लास है। और जो वेबर के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इनके लिए वर्ग महत्वपूर्ण है, वेबर के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जैसे अब हम बात कर रहे हैं ना, दरखाइम तो पूरे समाज को लेकर चल रहे हैं, दरखाइम के लिए समाज महत्वपूर्ण है, व्यक्ति तो उसका उत्पाद है, समाज कभी नहीं, व्यक्ति आता जाता रहेगा, व्यक्ति आता जाता रहेगा, जीवित होगा, मरेगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, समाज एज इट इज रहेगा। वेबर व्यक्तिवाद की बात करता है, क्योंकि वेबर क्या कहता है ना, इसकी उन्होंने आपने पहले पढ़ा होगा, आज उसकी हमने चर्चा नहीं की, वर्स्टहेन की बात करता, फर्स्ट वर्स्टहेन को ही इसमें फर्स्ट हैंड कहते हैं जर्मन भाषा में। व्यक्ति को समझने की जरूरत है, व्यक्ति के मंतव्य को समझने की जरूरत है, वो व्याख्यात्मक बोध की, अगर व्यक्ति इस चीज को कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके अंदर जाने की, उसके मंतव्य, उसके समझ को समझने की जरूरत है। तो यहाँ दोनों में अंतर हो जाता है। जहाँ दरखाइम पूरे समाज को लेके चल रहे हैं, सामूहिकवादी, मैक्स वेबर व्यक्तिवादी, उसके आधार पर समाज के इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है। तो सबके एंगल अलग अलग हैं समझ के, और ये सब शुरुआती समाजशास्त्र में वास्तव में इन्होंने नींव का काम किया, आगे समाजशास्त्र को समृद्ध करने में आगे में ये भी समझने की जरूरत है। जो पूंजीवाद की बात हो रही, चाहे वो वेबर कर रहे हो, चाहे वो कार्ल मार्क्स कर रहे हैं, ये स्वाभाविक नहीं है, ये ऐतिहासिक समय के चरणबद्ध है। हम इसको समेटते हुए बता रहे हैं, चरणबद्ध है कि किस तरह से एक इतिहास के बाद दूसरा इतिहास आ रहा है, या कैसे हम लोग विभिन्न ग्रंथों को समझ के इतिहास को आगे लेके जाते हुए पूंजीवाद को समझ रहे हैं। मार्क्स के लिए ये ऐतिहासिक है, वेबर के लिए पूंजीवाद एक चरम है और ये तर्क संगतिकरण है। वेबर के लिए आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था मात्र ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक व्यवस्था भी है। तर्क संगतिकरण एक सांस्कृतिक व्यवस्था भी पूरे को लेकर चल रही है, इसीलिए वो कहते हैं, वो अनुशासनबद्ध उसकी बात करती है, जिसको हम अगले लेक्चर में लेके जाएंगे, लोहे के पिंजड़े की जब वो बात कर रहा है। इसको क्योंकि इसी में समेटना है, बिल्कुल टाइम हमें लगता है खत्म हो रहा है, ठीक है। और इसी के साथ दुर्खाइम ने जो लोकल और इन्होंने पूरे विश्व भर के धर्मों की बात की। अंत में मतलब हम यहाँ पे यही कहना चाहेंगे कि सबने धर्म को बहुत महत्वपूर्ण, सबके कंट्रीब्यूशन है धर्म पे, क्योंकि धर्म वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समाज को समझना है, आगे लेकर समाज की जो एक रिच है, जो उसकी आगे की विरासत है, उनको समझने के लिए हमें इन सबको लेकर चलने की जरूरत है। इन सब का अध्ययन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे के लेक्चर जो यही इसी के जो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम एक्सप्लेन करने से थोड़ा प्रॉपर नहीं कर पाए, इसको लेके आगे के लेक्चर में जाएंगे। ये वहाँ पे नींव का काम करेगा, क्योंकि हमारे तीनों समाजशास्त्री नींव के हैं, समाजशास्त्र को रीच कर रहे हैं, ये विचारधारा भी आगे ही लेके चलेगी। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।